members. Thank you. माननीय उपसभापति महोदय जी, हमारे सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जो हमारा अहमदाबाद का इसरो का जो केंद्र है, उसके माध्यम से देश में 2 लाख से ज़्यादा छोटी बड़ी वाटर बॉडीज, जिसको हम वेटलैंड कहते हैं, उसको आइडेंटिफाई किया गया है। माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि जो नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन फॉर एक्वेटिक इकोसिस्टम NPCA जो प्लान है, उसके अंतर्गत क्या कार्रवाई की गई है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि फाइनेंशियल असिस्टेंस 1066.182 करोड़ रुपीस जो है वो 164 वेटलैंड के लिए सिंस 1987 दिए गए हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो डेवलपिंग पॉलिसी गाइडलाइन फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड, supporting, promoting and strengthening conservation of prioritized wetland through the integrated management, facilitating the development of national inventory and setting up an information decision support system for the management of wetland, strengthening the capacity of wetland managers and stakeholders for effective management of wetland, strengthening the implementation of international commitment related to wetland and regulatory framework, the regulatory framework for protection of wetland, its guideline and clarification. These all programs be taken under the NCPA program. Second supplementary. I'm done, sir. I have given the second supplementary already. Already answered, sir. Second supplementary also answered. So we are moving to next question. Next question 54. Shri P. Wilson ji. Mane P. Wilson, your question. Your question. Sir, I'm here. Please go to your seats. Only your question will go on record. I'm here, sir. Question will go on record. Sir, I'm here. I'm asking. माननीय मंत्री जी, Asking the. no question, no supplementary on question number 54. No Sir, has supplementary. been laid on the table of the House, sir. Thank you. Question number 55, Shri S. Selvagan Battery. Selva Ganpati. Honorable Shri S. Selva Ganpati. Honorable S. Selva Ganpati. Please. Please. माननीय मंत्री जी, put your first supplementary. Put your first supplementary. Sir, I'm very happy that question answer के अलावा as part of National Forest Policy 1988, India plans to bring 33% of its developed area under this. I would like to know what are the efforts being taken by the ministry. माननीय उपसभापति जी, भारत ने जो 33% फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाने की बात कही है, उसके लिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून के द्वारा लगातार एक सर्वे का आयोजन किया जाता है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ने 13 जनवरी 2022 को अपनी रिपोर्ट जारी करी है। जो रिपोर्ट जारी करी है उसके हिसाब से देश में जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो 38,215 स्क्वायर किलोमीटर का जो है वो उसकी बढ़ोतरी हुई है। ट्री कवर भी जो इंक्रीज हुआ है वो 14,276 किलोमीटर जो है ट्री कवर भी इंक्रीज हुआ है। टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर जो दोनों मिलाकर के इंक्रीज हुए हैं वो 52,527 किलोमीटर लास्ट 2 डेकेड में 2001 से लेकर 2021 के बीच में बढ़ोतरी हुई। Thank you, supplementary. Sir, I would like to know, is there any plan to involve the youth for the afforestation program in India, to involve the youth and make them to innovative to involve this matter? फॉरेस्टेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें युवाओं को भी इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है और हम लोग कर भी रहे हैं। देश में नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया प्रोग्राम चलता है
और जो नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम की जो स्कीम है उसको ग्रीन इंडिया मिशन के साथ जोड़ दिया गया है। इस सब में कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन से लेकर के फॉरेस्टेशन एक्टिविटी को मनरेगा के साथ जोड़ना, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी को आगे बढ़ाना, नेशनल बॉम्बू मिशन को आगे बढ़ाना, नेशनल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना, और इसमें हम न केवल युवा बल्कि उसके साथ ही साथ हम बहुत सारे डिपार्टमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी और कॉर्पोरेट बॉडीज सबको इन्वॉल्व करके करें। माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, ये जितने भी वृक्षारोपण कार्यक्रम है इसमें हम गैर फलदार वृक्षों को लगाते हैं, इसका क्या कोई विशेष कारण है? और यदि नहीं है तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि हम आगामी जितने भी वृक्षारोपण कार्यक्रम करें उनमें फलदार वृक्षों को लगाने की योजना बनाएं? माननीय उपसभापति महोदय, हमारे द्वारा जो फॉरेस्टेशन प्रोग्राम चलता है, हमारी प्राथमिकता इस बात पे रहती है कि जो हमारे नेटिव वृक्ष हैं, जो हमारे जलवायु के हिसाब से, हमारे वातावरण के हिसाब से है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं। और ये माननीय सदस्य का सुझाव है, निश्चित रूप से वृक्ष फलदार भी लगने चाहिए, लेकिन उसके साथ जो नेटिव जो जलवायु है उसके हिसाब से वृक्ष लगने चाहिए, जो हमारा डिपार्टमेंट प्राथमिकता के आधार पर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 56, डॉक्टर फौजिया खान। माननीय मंत्री जी, उत्तर सदन के पटल पे रखा गया है। नो सप्लीमेंट्री। जी के पास मिस्टर वासन प्लीज। MSMEs were helping industry regarding plastics after the ban of plastics. Alternative, will MSME help other industries? Will the ministry guide them? माननीय उपसभापति जी, जो प्लास्टिक बैन का विषय है ये देश के पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ विषय है। 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया से बीट द प्लास्टिक का आह्वान किया था। इस बार भी जब दुनिया की असेंबली नैरोबी में हुई थी तो दुनिया के सभी देशों से कमिटमेंट किया गया था कि देश अपने अपने जगहों पर प्लास्टिक बैन को निकाले। हमने जो प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का नोटिफिकेशन निकाला था ये अगस्त 2021 में निकाला था, और निकालने के बाद हमने MSME के साथ हैकाथॉन करके इसके विकल्पों को भी दिया गया था। वो सारे विकल्प देने के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा हमारे जो प्लास्टिक उत्पादन में इकाइयाँ हैं उनको विकल्प पर जाने के लिए अनेक तरह की योजनाएं दी हैं, और अभी भी मिनिस्ट्री इस बात पर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि MSME के साथ में मिलकर के जो बायोडिग्रेडेबल जो विकल्प है उन विकल्पों की ओर जाया जाए। और मेरे को बताते हुए खुशी है कि बहुत सारी राज्य सरकारें, बहुत सारे MSME और औद्योगिक संगठन इसके लिए कार्य कर रहे हैं, और ये एक ऐसा विषय है जिसको सबको मिलकर के करना चाहिए। डॉक्टर अनिल झा। मेरा माननीय मंत्री जी से स्पष्ट प्रश्न है कि जो विकल्प हैं, बायोडिग्रेडेबल विकल्प हैं एनवेलप्स के लिए, और वो उस दिशा में कुछ कंपनियां काम कर रही हैं, तो उनको कोई सब्सिडी की या उनको इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहन की कोई व्यवस्था सरकार में है? उत्तर प्रदेश में, आगरा में और नोएडा में कई जगह ऐसे एप्लीकेशंस आए हैं, लेकिन उनको अभी इसका कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो कृपया बताने की कृपा करें। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, MSME के द्वारा कई योजनाएं निकाली गई हैं, लेकिन वो योजनाएं उद्योग और MSME के उत्पादन को बढ़ाने के लिए है। विभिन्न राज्य सरकारें द्वारा भी इसकी योजनाएं की जा रही हैं। मैं साथ माननीय सदस्य को वो योजनाएं जो विभिन्न राज्य सरकारें और MSME मंत्रालय द्वारा की जा रही है, निश्चित रूप से उनको मैं भेज दूंगा।
करदम जी। कि आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से मेरा एक सवाल था कि जो हमारे यहाँ पीने का पानी में बोतल और दूध में भी इस्तेमाल पानी की प्लास्टिक की जो थैलियाँ इस्तेमाल करी जाती हैं और जो प्लास्टिक के गिलास इस्तेमाल करे जाते हैं, ज़्यादातर देखा होगा जो इवेंट होता है, कोई भी मेला ऐसा होता है तो तमाम तरह की वहाँ बोतलें देखी जाती हैं वहाँ पर है, तो उनके लिए भी कुछ आप लोगों ने जो मंत्री जी से मैं पूछना चाहूँगी कि इनके बंद करने का भी कुछ ऐसा भी कोई प्लान है कि आगे जो पानी की बोतलें जो बाजारों में बिकती हैं कि वो कांच की बोतल में उपलब्ध हो, जो पर्यावरण से भी बहुत राहत मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद। माननीय उपसभापति जी, मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक में जो प्लास्टिक ऐसा है जो जिसको वापस नहीं लिया जा सकता, जिसको कलेक्ट नहीं किया जा सकता और 75 mm से कम है, उसको अभी बैन किया गया है और जो 120 mm का है वो 31 दिसंबर से बैन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो पानी की प्लास्टिक बोतलें हैं, जो ब्रांडेड बोतलें हैं, उनके लिए EPR पॉलिसी लाई गई है। ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसिंग जो लाइबिलिटी है इसके अंतर्गत, जिनके द्वारा उनको निर्मित और उत्पादित किया जाएगा, उनको पुनः संग्रह करके देना होगा और वो गाइडलाइन और रूल भी लागू कर दिए हैं। माननीय सदस्य को भी मैं वो रूल की कॉपी उपलब्ध करा दूँ। क्वेश्चन नंबर 57 श्रीमती मौसम नूर। माननीय मंत्री जी, प्रोफेसर मनोज झा। माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये मोडस ऑपरेंडी क्या है जिसमें नफरत और घृणा के बयान देने वाले उन पर या तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, सांकेतिक होती है, लेकिन जो फैक्ट चेकर हैं उन पे कार्रवाई होती है। हाल के दिनों में हमने देखा है। इस मोडस ऑपरेंडी के बारे में माननीय मंत्री जी बताएं। माननीय उपाध्यक्ष जी, पूरे कानून नियम बने हैं। जैसे अखबारों के ऊपर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात है तो वो एक ऑटोनमस बॉडी है, स्टैट्यूटरी उसकी स्टेटस है, वो खुद सो मोटो भी उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं और अगर कोई शिकायत करता है तब भी कर सकते हैं। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क जो है उसके रूल के अनुसार प्रोग्राम कोड जो है उसको लेकर करना होता है। इसलिए सर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनके जो रूल्स है कंटेंट को लेकर उसके ऊपर कार्रवाई करनी होती है। सर ये भी जानना जरूरी है कौन फैक्ट चेकर है और कौन दूसरी तरह के अपराध। फैक्ट चेक के पीछे रहकर कोई समाज में तनाव खड़ा करने का काम ना करे, ये भी करना बहुत आवश्यक है। और उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत करता है तो कानून उसके लिए अपना काम करता है, जिसके ऊपर सर हमारा मंत्रालय सीधी कोई कार्रवाई नहीं करता। अलग अलग राज्यों में कानून व्यवस्था को देखने के लिए वहां कानून काम करता है। सर माननीय राकेश सिन्हा। मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ट्विटर और फेसबुक पर जो लोग भारत विरोधी दुष्प्रचार कर रहे हैं और भारत विरोधी दुष्प्रचार करने पर फेक अकाउंट्स बनाकर कर रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है? ऐसे कुछ निहित स्वार्थी तत्व हैं जो भारत की छवि को, भारत की स्थिरता को समाप्त करना चाहते हैं और भारत पूरी दुनिया में ऐसा प्रचार तंत्र चल रहा है। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई करने की व्यवस्था की जा रही है? सर माननीय मंत्री जी ने, माननीय सांसद जी ने बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल पूछा है कि आखिरकार ये जो इंटरनेट पर फेक न्यूज चलाई जाती है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, सर ये मेटी के जो रूल है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है सर, उसके सेक्शन 69A के अनुसार सर भारत की अखंडता और प्रभुता को ध्यान में रखते हुए और सर जो डिफेंस, जो भारत की रक्षा सुरक्षा की हम बात करते हैं उसको देखते हुए सर निर्णय समय समय पर किए जाते हैं। और हाल ही में 2021-22 में भी भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सर कोई संकोच नहीं किया है ऐसे YouTube चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सर ऐसे लगभग 69 हमने चैनल्स को, 94 YouTube चैनल्स को और 19 सोशल मीडिया अकाउंट्स को सर बंद करने का काम किया है और 747 URLs जो है
जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हैं, इनको बंद करने का काम भी सर, जो देश के खिलाफ काम करते थे उसके खिलाफ करने का काम इस सरकार ने किया है सर। हमने कोई संकोच इसमें नहीं किया है। जो मित्र देशों के खिलाफ भी भारत के लिए खिलाफ प्रोपेगेंडा खड़ा करते थे सर, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है तो मोदी सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने की है सर। सर, देश विरोधी ताकतों को जो ऐसा एजेंडा चलाती हैं सर, ये आवाज तो अब करते हैं। ये जो लोग यहाँ पर खड़े सर, ये उनके खिलाफ आवाज नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन हमने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम किया है, क्योंकि इनमें से कुछ लोग वो भी हैं जो झूठ का प्रोपेगेंडा करते हैं सर। ये जीएसटी की मीटिंग में तो जाते हैं, वहां पर आवाज नहीं उठाते, यहाँ पर तख्तियां लेकर खड़े होते हैं। ये पता चलता है सर इसमें क्या है। माननीय नीरज शेखर, आपका सवाल। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उपसभापति जी, मैं ये जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि ट्विटर और फेसबुक की बात कई बार होती है, लेकिन जो कुछ लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, जिनके वक्तव्य से असर पड़ता है समाज पर। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड समय में कई लोग भ्रमित चीजें फैला रहे थे, अग्निवीर के बारे में भ्रमित चीजें फैला रहे हैं। इनके बारे में क्या कर रही है सरकार, मंत्रालय क्या कर रहा है? समाचार पत्र के में छप जाती है इनकी खबरें, उनके बारे में क्या हो रहा है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। सर, माननीय नीरज शेखर जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और बहुत गंभीर सवाल भी उठाया सर कि आखिरकार ये कोई ऐसा व्यक्ति फेक न्यूज नहीं फैला रहा। ये वो लोगों की बात कर रहे हैं जो कभी चुने हुए प्रतिनिधि थे या हैं। कुछ लोग आज भी तख्तियां लेके खड़े होंगे, कुछ बाहर खड़े होंगे, कुछ अंदर खड़े होंगे। सर, सवाल ये खड़ा होता है कि आपदा के समय सर, आपदा के समय कुछ लोग वैक्सीन को लेकर प्रचार करते थे, लेकिन सर देश के लोगों ने 200 करोड़ माननीय मंत्री जी ब्रीफली उत्तर दें। माननीय उपाध्यक्ष जी, 200 करोड़ वैक्सीन देश के लोगों ने लगाने का काम किया, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है जो लोग वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाते थे। कुछ लोग सर आज जीएसटी को लेकर दुष्प्रचार करते हैं, लेकिन वहां पर मीटिंग में इनके लोग वहां पे कुछ नहीं बोले सर। ये सर ऐसी खबरें। दूसरा सर, अग्निवीर को लेकर सर देश में अग्नि करवाने का काम कुछ लोगों ने करवाया, लेकिन सच्चाई ये है सर, लाखों युवाओं ने प्रतिवेदन किया है सर। लेकिन सर मैं अखबार माननीय मंत्री जी ब्रीफली उत्तर दें कि सच्चाई देश के सामने आए, और सर हम प्रयास करते हैं कि अखबार हो, चैनल्स हो या ऑनलाइन चैनल्स हो सर, वो सच देश के सामने लाए। कानून के अनुसार हमें जो करना है सर, मंत्री जी। लेकिन सर हम सबका प्रयास ये रहेगा कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो झूठ का प्रोपेगेंडा ना करे, और अखबार के पत्र भी उनको या टीवी चैनल भी उनको उस तरह से प्राथमिकता ना दें। सच देश के सामने जाए, ऐसी हमारी प्राथमिकता सदा रहेगी सर। क्वेश्चन नंबर 58, माननीय जॉन ब्रिटन। माननीय मंत्री जी 58, क्वेश्चन नंबर 58, माननीय मंत्री जी। उत्तर सदन के पटल पे रखा गया सर। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Question hour is over. Now papers to be laid on the table. Dr. Jitendra Singh. Papers to be laid on the table. Dr. Jitendra Singh. कार्यवाही की क्रम संख्या 1 पर मेरे नाम के आगे संशोधित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। मिड डे प्राइम के प्रायोजक हैं IME गाजियाबाद, 27 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन, और बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। स्वागत है आप सभी का DD न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां कला संस्कृति और खेल के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें।
राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना का काम जारी। देश के शीर्ष पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के बीच है मुकाबला। संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। दोनों सदनों में कई अहम विधेयक सहित कई विधायी कार्य हैं प्रस्तावित। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, अगर कुछ गलत नहीं किया है तो हंगामा क्यों। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के सत्याग्रह को बताया देश, कानून और देश की संस्थाओं के खिलाफ दुराग्रह। सर्वोच्च न्यायालय आज ज्ञानव्यापी मामले में करेगा सुनवाई। हिंदू पक्ष द्वारा पूजा की मांग करने वाली याचिका पर कोर्ट करेगा सुनवाई। रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ। रानिल विक्रमसिंघे के द्वारा आज नया प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने की है संभावना। बदहाल आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाना विक्रमसिंघे के सामने सबसे बड़ी चुनौती। और ओरेगन में चल रही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की अनु रानी ने महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में बनाई जगह। क्वालिफिकेशन राउंड में अनु ने 59.60 मीटर का थ्रो किया। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देश के अगले राष्ट्रपति के चयन के लिए वोटों की गिनती की प्रक्रिया जारी है। देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद भवन, राज्य विधानसभाओं और अन्य निर्धारित मतदान केंद्रों पर सोमवार को संपन्न हुआ था। सोमवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में कुल 99% से अधिक मतदान दर्ज किया गया था। वहीं 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधायकों द्वारा 100% मतदान किया गया। ये राज्य हैं छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और तमिलनाडु। झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार हैं। वहीं देश के शीर्ष पद के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार हैं। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा है। देश भर में करीब 4800 सांसदों और विधायकों के पास वोट का अधिकार था, जिसमें 99.18% मतदान दर्ज किया गया। निर्वाचक मंडल में से 4796 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा न होने के कारण इस राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के वोट का मूल्य 708 से घटकर 700 हो गया है। एक विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। उत्तर प्रदेश में मूल्य 208 है। इसके बाद झारखंड और तमिलनाडु में इसका मूल्य 176 है। महाराष्ट्र में ये 175 है। सिक्किम में प्रति विधायक वोट का मूल्य 7 है। सिक्किम में प्रति विधायक वोट का मूल्य 7 है। वहीं नागालैंड में ये 9 और मिजोरम में 8 है। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा स्थित पैतृक गांव में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। वहां की रौनक और तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक ने। देश को आज 15वां राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। एनडीए पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के घर पर क्या सेलिब्रेशन आज होने जा रहा है, उसकी एक तस्वीर आपको यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर तकरीबन जो शुद्ध देसी घी के जो लड्डू हैं 20,000 लड्डू तैयार किए गए हैं। जैसे ही उनके जीत की खबर आएगी उसके बाद से ही यहाँ पर जो है ये लड्डू जो है उसे वितरित किया जाएगा। तकरीबन 10 क्विंटल जो लड्डू है वो बनाया गया है और तकरीबन कल से ही देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसका प्रिपरेशन तैयार है और इसे बना करके इसे पैक किया जा रहा है यहाँ से। और अलग अलग जगहों पर पूरे रायरंगपुर जो कि द्रौपदी मुर्मू का निवास स्थल है वहाँ पर इसे भेजने की तैयारी की गई है। साथ साथ जश्न भी जो है उसको पूरे शहर के अंदर जो है अलग अलग क्षेत्रों में उसको जश्न के तौर पर भी मनाया जा रहा है। और जो
यहाँ पर जो पूरा जश्न का जो माहौल है, जिस तरीके से पूरे क्षेत्र में रायरंगपुर की बात करें, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, तो वो काफ़ी कुछ यहाँ पर कल से उसकी तस्वीरें हमारे सामने आ रही है। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है कुछ लोग जो कि ये लड्डू जो है कैसे वितरित कर रहे हैं आप लोग, कहाँ किस कारण से बनाया? ये हमने दीदी का जीत की एडवांस खुशी, हमें मालूम है कि वो जीत रही हैं, उसी की खुशी में हम लोग ने बनाया है, पार्टी के कार्यकर्ता सब मिल करके। बहुत बदलाव आएगा और वो काम अभी से ही चालू हो गई है। उसके लिए मैं मोदी जी को खास करके बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके घर पर या फिर पूरे शहर के अंदर किस तरीके का कार्यक्रम? जश्न का माहौल है, शहर में भी जश्न का माहौल है, तरह जगह जगह धार्मिक संस्थाओं में दीपदान का व्यवस्था किया गया है। 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा, फेज बाय फेज चलेगा। तो जैसा आप सुन रहे हैं कि न सिर्फ ये लड्डू, तकरीबन 10 क्विंटल लड्डू का वितरण किया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ जो पूरा शहर है, रायरंगपुर है या फिर मयूरभंज का जो पूरा इलाका है, वहाँ पर अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। और 3 दिनों तक, जब तक कि स्वेरिंग इन नहीं हो जाता, ये 3 दिनों तक जो है, 4 दिनों तक ये पूरा कार्यक्रम जो है ये सुचारू रूप से पूरे रायरंगपुर में, पूरे मयूरभंज में जारी रहेगा। और इसकी जो खुशी है, वो खुशी जो है न सिर्फ इस रायरंगपुर में, मयूरभंज में देखी जा सकती है, बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर, उड़ीसा की बात करें हम, झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, जो पूरा आदिवासी इलाका है वहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ के लोग अभी से निश्चिंत हैं कि द्रौपदी दीदी ही उनकी अगली राष्ट्रपति होगी। कैमरामैन स्मृति रंजन के साथ अभिषेक सिंह, DD न्यूज़, रायरंगपुर, उड़ीसा। तो एक तरफ संसद में वोटों की गिनती जारी है, वहीं दूसरी तरफ अपने उड़ीसा के द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव में देखा किस तरह का जश्न है। वहीं उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित रायरंगपुर में आज जश्न का माहौल है। द्रौपदी मुर्मू के पैतृक निवास पर आसपास के लोगों का तांता लगा हुआ है। यहां जमा हुए लोग अपनी दीदी के देश के सर्वोच्च पद के लिए चुने जाने की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। लड्डुओं और पारंपरिक गीत संगीत के साथ इस मौके को यादगार बनाने की तैयारी हो रही है। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने यहां मौजूद कुछ लोगों से बात की। हम इस वक्त मौजूद हैं द्रौपदी मुर्मू के घर पर। आप यहाँ देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर जो है लोगों का तांता लगता जा रहा है और जो जश्न की तैयारी है, हालांकि अभी उनके रिजल्ट आने में अभी वक्त जरूर है, लेकिन तमाम जो लोग हैं रायरंगपुर के, मयूरभंज के, आसपास के सीमावर्ती राज्यों से, वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और लगातार जो है उनको वो निश्चिंत है कि जो है द्रौपदी दीदी, उनकी द्रौपदी दीदी यहाँ से राष्ट्रपति पद के लिए जो है वो चुनी जाएंगी, वो जीतेंगी। और कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो इस सेलिब्रेशन का पार्ट बनने के लिए आप पहुंचे, उनसे बात करते हैं। सर, कितना विश्वास है आपको कि द्रौपदी मुर्मू आज जीतेंगी? 102% विश्वास है, हमारे दीदी जीत रहे हैं। और हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, आज जब से नाम डिक्लेयर हुआ है और 3 दिन से तैयारियां चल रही है। हम करीब 20,000 से ज़्यादा लड्डुएं बनाए हैं और नाच गाने का तैयारी हो रहा है, आतिशबाजी होगा, पूरा शहर में शहर परिक्रमा होगा, सारे लोग आएंगे, बहुत सारे धमाके होंगे और देखेंगे कि रायरंगपुर में भी ऐसा सेलिब्रेशन होता है। राष्ट्रपति पद के लिए जीतती है तो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी होंगी, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कितनी खुशी है द्रौपदी दीदी को लेके। एक महिला के तौर पे आप यहाँ पे उनको जानती हैं। हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं। रायरंगपुर का नाम पूरा धन्य हो गया है। वो जो नॉमिनेशन जिस दिन हुआ था उसी दिन से हम लोग पूरा खुश है। इधर रायरंगपुर में एक मैंने त्योहार के जैसे लग रहा है और वो तो आने वाली पीढ़ी और महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई है। और अभी रायरंगपुर का नाम कोई नहीं जानता था, मगर अभी रायरंगपुर का नाम पूरा सबके जुबान पर है और पूरा देशों में रायरंगपुर का नाम फैल गया है। रायरंगपुर जैसी जगह से एक देश की सर्वोच्चम पद के लिए उम्मीदवार दे सक रहे हैं और वो राष्ट्रपति माने होना सुनिश्चित है। बिल्कुल, तो आपने सुना कि राष्ट्रपति पद के लिए लोग यहाँ मान चुके हैं रिजल्ट आने के पहले कि वही राष्ट्रपति जो है उन्हें चुना जाएगा। एक और भी महिला के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को आप अगर जानती होंगी तो कुछ उनके बारे में थोड़ा हमें बताइए। हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते जे दीदी हम लोग का रायरंगपुर से राष्ट्रपति बनेगा। और जब दिन से हम लोग सुना है द्रौपदी दीदी राष्ट्रपति बनेगा तो हम लोग खुशी से उस दिन से खाली नाच देख के मैंने इतना खुशी है। हम लोग तो यहाँ पे ही खाली आते जाते लगातार लग रहे हैं, इतना दिन से बहुत खुशी में हम लोग है। रायरंगपुर के अंदर अलग अलग चौराहों पर, अलग अलग सड़कों पर जो है अलग अलग जश्न का कार्यक्रम रखा गया है। जैसे ही ये डिक्लेयर होता है कि राष्ट्रपति पद के लिए अगर द्रौपदी मुर्मू जीतती है तो उसके बाद ये पूरा सेलिब्रेशन जो है पूरे रायरंगपुर में, मयूरभंज में शुरू किया जाएगा। कैमरामैन स्मृति रंजन मोहापात्रा के साथ अभिषेक सिंह, DD न्यूज़, रायरंगपुर, उड़ीसा।
और ओडिशा के रायरंगपुर में द्रौपदी मुर्मू को लेकर फैली खुशी में बच्चे बूढ़े सभी शामिल हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने द्रौपदी मुर्मू के पैतृक आवास के बाहर मौजूद बच्चों, स्थानीय विधायक और कुछ अन्य लोगों से भी बात की। द्रौपदी मुर्मू के घर पर इस वक्त क्या चल रहा है ये आप इस तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पर संगीत का भी आयोजन किया जा रहा है, साथ साथ लोक नृत्य का भी यहाँ पर जो है इंतजाम किया गया है, जो अब से थोड़ी देर में आप यहाँ पर जो है वो देख सकेंगे। और साथ साथ जो बच्चे हैं वो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल कपड़े में हैं वो किस तरीके से यहाँ पर वो भी सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप खुश हो कि दीदी जो है वो इस बार राष्ट्रपति पद के लिए उनका चयन किया जा रहा है? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे साथ यहाँ के रायरंगपुर के जो विधायक है वो भी मौजूद है। बहुत ही परंपरागत वेशभूषा में नजर आ रहे हैं आप, कारण क्या है? देखिए, हम लोग का जो मैंने राष्ट्रपति बनने जा रहा है वो आदिवासी है, तो ये है आदिवासी का ट्रेडिशनल ड्रेस है, वेशभूषा है। इसीलिए आज हर जगह में, हर गांव में अपना परंपरा से नाच गीत चल रहा है, फोटका फोटा रहा है और मिठाई भी बांट रहा है। बहुत खुशी का माहौल है। माने हम लोग का फाउंडेशन और भी स्ट्रांग होगा, यहाँ का हमारी स्थिति जो है और भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल, इनका मानना है कि यहाँ की स्थिति बदलेगी, यहाँ की तस्वीर बदलेगी। आप बताओ, कितनी उम्मीद है कि दीदी ये चुनाव जीतेगी, और अगर जीतती है तो यहाँ पर क्या प्रभाव होगा, क्या बदलाव होगा? दीदी ऑलरेडी उसका विन पोजीशन में है, खाली जो डिक्लेरेशन बाकी है। बाद बाकी जो आपका जो यहाँ का लोकल जो विकास की बात है, जब भी वो एमएलए थी तब भी वो जो मिनिस्टर में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तो उस टाइम भी वो काम बहुत अच्छा काम किए थी। तो वहाँ के यहाँ के लोगों में उनसे बहुत सारा उत्साह है, उनसे बहुत सारा आशाएं हैं। दीदी का सबसे बड़ा चीज है वो बहुत धर्म को मानते हैं, जगन्नाथ महाप्रभु को बहुत मानते हैं। और हम लोग का यहाँ जो रथों चलता है, दीदी तीन बार रथ कमेटी का चेयरमैन बने हैं और 3 बार वो रथ को ऑर्गेनाइजेशन किए हैं। और जब राज्यपाल बने तो दीदी हर एक साल रथ को ऊपर में जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने आती थी। और ये हम लोग का गर्व की बात है, रायरंगपुर का, मयूरभंज का एक आदिवासी संताल लेडी जो महामहिम बनने जा रहे हैं, वो आने का बाद में हम लोग का रायरंगपुर एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर डेवलपमेंट जरूर होगा। आदिवासी संताल का अंदर में एक तो उत्साह है। आज देखिएगा हर एक गांव में डांस चल रहा है, नाच चल रहा है, लड्डू बांटना चल रहा है। और खास करके रायरंगपुर में घर घर में उत्सव है। आज क्या सेलिब्रेशन रखा है? चुनाव के नतीजे जैसे ही आते हैं उसके बाद पूरे शहर में किस तरीके का आयोजन आप लोगों ने? देखिए, इस चुनाव का परिणाम आना ये एक औपचारिकता मात्र रह गई है। सभी को मालूम है कि हमारी प्रिय द्रौपदी दीदी भारत के सर्वोच्च पद पे पदासीन होने जा रही हैं। और ये खुशी ये रायरंगपुर के इतिहास में 2022 की दिवाली तो आज ही रायरंगपुर में बनने वाली है। हर एक इंसान, हर एक रायरंगपुर वासी, हर एक उड़िया आज उनके लिए बहुत गर्व महसूस कर रहा है। और इसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि आज जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके बाद एक दीपावली, आने वाले दीपावली से पहले एक दीपावली का सेलिब्रेशन आप यहाँ पर देखेंगे। यानी कि रायरंगपुर से रायसीना हिल्स तक का जो सफ़र द्रौपदी मुर्मू के लिए जिस तरीके से रहा है उसको लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। कैमरामैन स्मृति रंजन महापात्रा के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, रायरंगपुर, उड़ीसा। और इस खबर पर उड़ीसा से लेकर दिल्ली तक हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं संसद भवन से, जहां इस समय राष्ट्रपति चुनाव की गिनती चल रही है, मतगणना चल रही है। और साथ ही हमारे साथ अभिषेक जुड़ रहे हैं रायरंगपुर से, मयूरभंज द्रौपदी मुर्मू के पैतृक आवास से, शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली स्थित द्रौपदी मुर्मू के आवास से। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। ऋषि, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। देश लगातार संसद भवन की तरफ देख रहा है, इंतजार है। मयूरभंज से आपने भी सुना, वहां तमाम लोग जो हैं रायरंगपुर में, उनका कहना है कि महज औपचारिक घोषणा तक का इंतजार किया जा रहा है। हम चाहेंगे 11 बजे से गिनती शुरू हुई है, क्या अपडेट अभी तक का? देखिए ऋतु, जहाँ तक इस पूरे प्रोसेस को समझें तो आज जो 11 बजे से मतगणना शुरू होनी थी तो वो प्रक्रिया 11 बजे से शुरू हुई, जिसमें कि सबसे पहले जो सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा के, उनके जो वोट हैं, जो बैलेट बॉक्सेस हैं, उनको खोला गया और उन मतपत्रों को सेग्रीगेट करके अलग किया गया। इसके अलावा इस समय जो प्रोसेस है, हमने खुद जाके देखा था, उस समय केरल राज्य का
बैलेट बॉक्स खोला गया था। पश्चिम बंगाल का खोले जाने की खबर है, कर्नाटक खोले जाने की है, मेघालय की। तमाम राज्यों के जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनको खोलकर जो मतपत्र हैं उनको सेग्रीगेट किया जा रहा है, बंडल बना के रखे जा रहे हैं। इसके बाद जब ये पूरी प्रोसेस संपन्न हो जाएगी फिर इन मतपत्रों को गिनना शुरू किया जाएगा। जहाँ तक इस पूरे प्रोसेस में अगर हम बात करें कि ये कब तक पूरा होगा, तो शाम 4 से 5 बजे तक बताया जा रहा है कि ये प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। और अभी राज्यों के जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनको खोले जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। हम जानते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में चुनाव आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर जो राज्यसभा के महासचिव हैं उनको नियुक्त किया है और राज्यसभा सचिवालय इस पूरे प्रोसेस को ऑपरेट कर रहा है, चाहे वो मतदान की प्रक्रिया हो या मतगणना की। ये सभी जिम्मेदारियां इस समय राज्यसभा सचिवालय के ऊपर हैं और राज्यसभा सचिवालय इस समय जो कमरा नंबर 63 है इसमें ये कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसी में सारे बैलेट बॉक्स रखे हुए हैं और इन बैलेट बॉक्सेस को खोलने के बाद, जो सेग्रीगेट करने के बाद, जो छांटने के बाद मतपत्रों को, इनको गिनना शुरू किया जाएगा। ऋतु जी, हमारे साथ अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, हमने आपके तमाम वॉक थ्रूज में देखा कि किस तरह का माहौल इस समय रायरंगपुर में है, लेकिन रायरंगपुर से लेकर रायसीना हिल्स तक का ये जो सफर एक तरह से कह सकते हैं द्रौपदी मुर्मू का ये भी रहा कि उन्होंने रायरंगपुर को पूरी तरीके से बदला। महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रतीक, महिला सशक्तिकरण के लिए, विकास के लिहाज से अपने पूरे आदिवासी इलाके को और वहां पर विकास के तमाम उन क्षेत्रों को और ज्यादा उसमें बेहतर करने का एक पूरा रोड मैप रहा उनका, जो 35 साल में दिखाई दिया। किस तरह से द्रौपदी मुर्मू को इस लिहाज से याद किया जा रहा है? जश्न तो हमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऋतु, देखिए इसमें कहने की यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरीके से एक आदिवासी महिला, खास तौर पे ऐसे उड़ीसा के एक अति पिछड़े इलाके से जिस तरीके से उनका चयन किया गया है और उनको उनका नाम राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया, उस दिन से ही इस पूरे आदिवासी समाज की बात करें, चाहे वो बात उड़ीसा की हो, छत्तीसगढ़ की हो, झारखंड की हो या पूरे देश की, उन सब के अंदर जो है एक काफी उत्साह देखा गया है। एक ऐसा समाज, एक आदिवासी समाज जिसका प्रतिनिधित्व एक महिला को दिया गया है और वो भी राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। और इसी को लेकर के आज से ही नहीं, जिस दिन से नॉमिनेशन दाखिल हुआ है उस दिन से जो है पूरे रायरंगपुर में, पूरे उड़ीसा के अंदर जो है वो सेलिब्रेशन जो है वो लगातार जारी है। और यहाँ मैं आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पे सुबह से ही लोग जो है जो परंपरागत ढोल नृत्य है वो यहाँ पे कर रहे, जो संगीत है वो है। और सिर्फ आदिवासी समाज ही नहीं बल्कि जो पूरा यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर लगातार सम्मिलित है इस पूरे आयोजन के अंदर। और तमाम जो सीमावर्ती राज्य हैं, चाहे झारखंड की बात करें, बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, जो बिहार की बात करें, वहाँ से लोग यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। और लगातार यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें यहाँ के लोग द्रौपदी दीदी के नाम से जानते हैं, उनके घर के बाहर इकट्ठा होकर के सेलिब्रेशन करें। तकरीबन 20,000 लड्डू बनाया गया है, जिसे कि तकरीबन 10 क्विंटल जिसे कि यहाँ पर बांटा जाएगा। हमारे साथ स्थानीय विधायक भी है, हम इनसे बात करते हैं। सर, आज क्या जश्न है, पूरा दिन कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? सुबह से नाच गीत चल रहा है और हम लोग को उम्मीद है दीदी बहुत वोट से जीतेगी, इसीलिए रायरंगपुर छोड़ के सारा उड़ीसा में एक खुशी बना रहा है। हम लोग, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। एक महिला के तौर पर दीदी कितना विश्वास है कि दीदी जीतेंगी? सेलिब्रेशन अभी से जारी है। जी, हम लोगों को तो हमको पूरा कंफर्म है वो जीत रही है, आप सब भी जानते हैं। और हम महिला के तौर पे बहुत ही ज़्यादा खुश है और हमें जो महिला मोर्चा का अभी दायित्व भी मिला है तो उस हिसाब से हम और भी ज़्यादा खुश है और बहुत सब कोई खुश है। और यहाँ पे सेलिब्रेशन अभी रहेगा, 25 तक हम सेलिब्रेट करते रहेंगे। क्या लगता है, क्या बदलाव आएगा दीदी के एक आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बन जाने से? जी, बदलाव तो जरूर आएगा क्योंकि वो जानते हैं, मतलब जो ग्रास रूट का प्रॉब्लम के बारे में वो खुद रही है, एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली से कैसे सरवाइव किया जाता है। तो हम सब के लिए जो एकता, समानता, वो चीज़ में बहुत बदलाव आएगा। तो निश्चित तौर पे ऋतु, आप देख सकते हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं या फिर यहाँ के जो आदिवासी समाज है वो अभी से इस चीज़ को लेकर निश्चिंत है कि राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी
मुर्मू ही उनकी उम्मीदवार होंगी, उन्हीं का चयन किया जाएगा। ऋतु जी हाँ, बिल्कुल अभिषेक, जश्न की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शैलेंद्र के पीछे भी जिस तरह से दिल्ली के आवास का उनका जो गेट दिखाई दे रहा है, वहां पे साज सज्जा दिखाई दे रही है। शैलेंद्र, कितना अलग दिखाई दे रहा है। मयूरभंज उनका पैतृक गांव है, दिल्ली उनका एक तरह से सरकारी निवास की तरह से है। क्या वहां पर तस्वीरें दिख रही हैं? जी बिल्कुल ऋतु, हम जानते हैं कि हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह दिखा रहे थे कि किस तरह से जश्न हो रहा है उनके पैतृक गांव में। और यहाँ मैं 4 उमाशंकर दीक्षित मार्ग पर यह जो घर है हमारे ठीक पीछे आप देखें, यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर देखें कि तैयारियां हो रही है। और दरअसल यहाँ कहा जा रहा है कि 3 बजे के बाद से तमाम नेता आने शुरू होंगे, तमाम वीपीआईपी आने यहाँ पर शुरू होंगे। और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं आज शाम को यहाँ पर धन्यवाद देने। और बीजेपी के नेता बड़ी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक रोड शो भी संभावित है पंतनगर मार्ग, दिल्ली बीजेपी का जो मुख्यालय है वहां से होते हुए। तो एक तरह से देखें पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। हाँ, यह जरूर है कि अभी जो सेलिब्रेशन है वो गांव में दिखाई दे रहा है, यहां पर तैयारियां हैं। लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि हम जानते हैं कि जीत को लेकर आश्वस्त है और जीत जो गणित है वो पूरी तरह से बताता है कि जो अगली राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार होने जा रहे हैं। तो ऐसे में पूरी तैयारी हो चुकी है और बस इंतजार है कि जब नतीजे आएंगे तब हम देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहां पर लोग आएंगे धन्यवाद देने और एक बड़ा सेलिब्रेशन उसको भी यहां पर आयोजित किया गया है। और हम जानते हैं कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा प्लान भी बनाया है। आज के बाद आने वाले हम दिनों में देखेंगे देश के कई जगहों पर एक बड़ा सेलिब्रेशन होगा। तो निश्चित तौर पर आज जब राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे संभावित है 4 से 5 बजे के बीच, हम जानते हैं कि मतगणना की जो प्रक्रिया है हमारे सहयोगी ऋषि कुमार ने बताया चल रही है, मतों को छांटा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यहां तैयारियां भी हम देख रहे हैं तेजी से पूरी की जा चुकी है शाम के सेलिब्रेशन की। जी ऋषि, एक बार फिर लौटेंगे आपके पास ही, क्योंकि अभिषेक और शैलेंद्र से तो हमें लगता है 3-4 बजे के बाद लगातार इन्हीं तस्वीरों को हम देखते रहेंगे। लेकिन आपके पीछे ऋषि जो तस्वीर दिखाई दे रही है संसद भवन की, पूरा देश इस समय संसद भवन की तरफ देख रहा है। हम चाहेंगे कि आप लोगों को बताएं कि कैसा आज दिख रहा है, क्या अलग तैयारियां की गई हैं इस बार राष्ट्रपति के चुनाव के मतगणना के लिए। जो तस्वीरें पीछे दिखाई दे रही हैं, क्या कहता है संसद भवन? देखिए, जहाँ तक संसद भवन की बात करें तो संसद भवन निश्चित तौर से इस समय जो कमरा नंबर 63 के बाहर जो माहौल है, और इस समय मैं अपने कैमरामैन लोका से कहूँगा कि उन तस्वीरों को थोड़ा क्लोज करके दिखाएं जिसमें कि देश के तमाम राष्ट्रपतियों का यहाँ पर चित्र लगाया गया है। और इस पूरे प्रोसेस में रिपब्लिक ऑफ इंडिया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये यहाँ पर इसका एक तैयारी की गई है। और ये पूरी की पूरी तैयारी जो है मतदान से शुरू की गई है। मतदान से लेकर मतगणना तक यहाँ पर सभी देश के जो राष्ट्रपति हैं उनके चित्रों को यहाँ पर लगाया गया है। आखिरी में जो चित्र है वो वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं रामनाथ कोविंद जी का है। सबसे पहला जो चित्र है राजेंद्र प्रसाद जो कि देश के पहले राष्ट्रपति थे। उसके बाद जो पूरी जो प्रोसेस है, राष्ट्रपति भवन के कुछ चित्र भी लगाए गए हैं जिसमें कि जहाँ पर शपथ ली जानी है, और राष्ट्रपति भवन के बाहर के भी चित्र हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर एक माहौल है कि जो संसद भवन में जो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो पूरा प्रोसेस किया गया है उसमें उन दृश्यों के माध्यम से उसको इस्टेब्लिश भी किया जा रहा है। इसके अलावा हमने खुद अंदर जाके देखा और उन दृश्यों को आप तक पहुंचाया भी कि किस तरीके से जो बैलेट बॉक्सेस हैं वो खोले जा रहे हैं और मतपत्रों को जब ऊपर से गिराया जाता है तो एक दृश्य बनता है जिसमें जो हमारे जो वोटर हैं, यानी कि ऐसे वोटर जो कि माननीय भी हैं, जो कि विधायक हैं, जो कि सांसद हैं और देश के सबसे बड़े चुनाव को उन्होंने उसमें जो भागीदारी की है उसमें जब उनके मतपत्र गिरते हैं, और ये हमारे जो लोकतंत्र की मजबूती को बयां करते हैं कि कैसे जो पार्टिसिपेशन है हर राज्य का सुनिश्चित किया गया, और हर राज्य को जो पार्टिसिपेशन दिया गया उसकी जनसंख्या के आधार पर उसके वोट की कीमत तय की गई। यानी कि जो हमारा जो संविधान है जो पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है, जो पीपल्स स्टेट है जिसमें हम भारत के लोग मिलकर जो देश को बनाते हैं, उस बनाने की प्रक्रिया में देश के पहले नागरिक का जो चुनाव करना है उसको हम किस शानदार तरीके से कर रहे हैं, यह जो पूरा प्रोसेस है वो पूरी दुनिया ऋषि, अंत में द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा
दोनों की उम्मीदवारी को देखते हुए और द्रौपदी मुर्मू एक महिला आदिवासी 64 साल की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति के तौर पर एक तरह से उम्मीदवार हैं, ये किस तरह से और पिछले चुनावों को अलग बना रहा है ये चुनाव? इस चुनाव को अगर हम देखें ऋतु, तो देश में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से लेकर रामनाथ कोविंद जी तक बहुत सारे राष्ट्रपति हुए, अलग अलग उनकी खासियत रही, शख्सियत रही, इकोनॉमिस्ट रहे और अलग अलग वर्ग से, समुदायों से रहे। लेकिन इस चुनाव को थोड़ा सा हमें एक अलग पक्ष की ओर देखना होगा। वो पक्ष ये कहता है कि जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं और वो रिप्रेजेंटेशन हाईएस्ट ऑर्डर का हो और उसमें रिप्रेजेंटेशन उस वंचित वर्ग का जिसे कि भारत का संविधान शेड्यूल में शामिल करता है, उसमें आदिवासी समुदाय की एक महिला जिसका खुद का एक संघर्षमय जीवन रहा है, जिसने संघर्ष के ज़रिए अपने सियासत को, अपने व्यक्तित्व को स्थापित किया है, उनको जब यह मौका मिलता है कि वो चुनाव लड़ें और उस चुनाव में एक ऐसा माहौल भी बनते हुए देखा हमने कि जब तमाम विपक्षी दल जो कि अलग अलग खेमों में बटे हुए थे, अलग अलग बहाने, अलग अलग बातें, अलग अलग मुद्दों को लेकर वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो इस चुनाव को हम इस मायनों में बेहद अलग करके देख सकते हैं कि हम अपने प्रथम नागरिक को कैसे चुनते हैं और उसके लिए एक सामंजस्य और एक सोच को कैसे रिफ्लेक्ट किया जाता है। जी ऋतु, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, विस्तार से इस पर भी रोशनी डालने के लिए कि किस तरह से ये चुनाव अन्य चुनावों से अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से जिस तरह से उन्होंने अपनी राय में एक बदलाव लेके आए हैं, उसके पीछे की सोच पर भी जो आपने बात कही उसके लिए धन्यवाद। अभिषेक, आपका भी धन्यवाद रायरंगपुर से, और शैलेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मिड डे प्राइम में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। विजू चाचा गांव जा रहे हैं क्या? अरे नहीं बेटा, हम लोग तो ट्रिप पर जा रहे हैं। ट्रिप पे? पिछले महीने तो रिटायर हुए आप, तो ये खर्चा? रिटायरमेंट के बाद मैं अपनी लाइफ आराम से जी सकूं, इसकी प्लानिंग मैंने पहले ही कर ली थी। वो कैसे? मैंने एनपीएस में रेगुलर इन्वेस्ट किया और अब ये इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर पेंशन का लाभ दे रही है। अच्छा। हाँ अरुण, तुम भी एनपीएस में इन्वेस्ट करना शुरू करो। हाँ, मैं आज ही एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हमने पाए हैं लंबे घने काले बाल केश कांति हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल से। मेरे बालों का सीक्रेट है केश कांति हेयर ऑयल। और मेरे भी। ऐसे ही करोड़ों देशवासियों को भरोसा है केश कांति हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल पर। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. कावेरी रंग छायो खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। 3 साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. और आइए अब बात ताजा खबर।
नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी प्रवर्तन निदेशालय ईडी कार्यालय पहुंच गई हैं। इसके मद्देनजर देश भर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कई बड़े नेता ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। वहीं पार्टी सोनिया के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसके मद्देनजर प्रवर्तन निदेशालय के मुख्यालय के सामने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से सोनिया गांधी को पहले भी 8 जून को पेशी के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण उन्हें 23 जून के लिए समन जारी किया गया था। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष को 23 जून के लिए दूसरा समन जारी किया गया था, लेकिन वह उस तारीख पर पेश नहीं हो सकी। उस वक्त कोरोना और फेफड़ों में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी थी। ईडी ने सोनिया गांधी के बेटे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से इस मामले में 5 दिनों तक कई सेशन में 50 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में पेश होने के लिए ईडी कार्यालय पहुंची हैं, जहां उनसे इस मामले में पूछताछ की जा रही है। इस मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह। नीरज, राहुल गांधी से 50 घंटे पूछताछ की थी। सोनिया गांधी यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी है उनकी, और आज प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के सवालों के जवाब सोनिया गांधी को देने हैं। एक लंबी जो लिस्ट है वो सोनिया गांधी की तैयार की है। ये देखें तो जो सोनिया गांधी का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुँचा है। इस गाड़ी में सोनिया गांधी मौजूद हैं और ईडी के सवालों के जवाब सोनिया गांधी देंगी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी की जो पेशी है आज ईडी के सामने, और कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब वो सोनिया गांधी से चाहेंगे, क्योंकि नेशनल हेराल्ड में जिस तरीके से अनियमितताएं सामने आई हैं, यंग इंडिया का जिस तरह से गठन किया गया और उसके बाद नेशनल हेराल्ड की जो संपत्तियां हैं वो यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दी गई, इसी कारण ईडी ने इसमें मामला दर्ज किया था। और राहुल गांधी से भी पहले इस सिलसिले में पूछताछ हो चुकी है 5 बार, और आज पहली बार सोनिया गांधी से ईडी के अधिकारी सवालों के जवाब मांगेंगे कि आखिर किस तरह से नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को यंग इंडिया में ट्रांसफर किया गया और सोनिया गांधी की उसमें किस तरह की भूमिका थी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। सोनिया गांधी की भूमिका भागीदारी पर ईडी आज पूछताछ कर रही है। नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, 50 घंटे पूछताछ राहुल गांधी से की, कई दिन तक पूछताछ की गई है। सोनिया गांधी आज पहुंची हैं, 2 डेट पे नहीं थी, उसके अपने स्वास्थ्य के कारण उनके रहे हैं। क्या लगता है ईडी की क्या तैयारियां हैं? क्या इतनी ही लंबी पूछताछ इनके साथ भी रह सकती है? देखिए, बिल्कुल ईडी की तैयारियां पूरी हैं ऋतु, और जहां तक पूछताछ का क्रम है कि कितनी देर वो पूछताछ होगी वो निर्भर करता है सोनिया गांधी के ऊपर, क्योंकि सोनिया गांधी अगर सवालों के जवाब ठीक तरीके से दे पाएंगी, जल्द से जल्द दे पाएंगी, तो ये पूछताछ शायद उतनी लंबी ना चले। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि राहुल गांधी से 5 दिनों तक पूछताछ हुई, 50 घंटे से ज़्यादा लंबी राहुल गांधी से पूछताछ हुई, और उस पूछताछ में बहुत सारे सवालों के जवाब ईडी राहुल गांधी से नहीं जान पाई। क्योंकि राहुल गांधी से जब भी सवाल पूछते थे, यंग इंडिया की भूमिका को लेकर पूछते थे कि यंग इंडिया की जो मीटिंग बुलाई जाती थी उनके नोट्स किस तरह के होते थे, मीटिंगों को कौन कॉल करता था, यंग इंडिया का कोषाध्यक्ष कौन था, उसकी किस तरह की भूमिका थी, तो राहुल गांधी उन सवालों के जवाब ठीक तरीके से नहीं दे पाए। यही कारण है कि उनसे एक लंबी पूछताछ हुई। अब सोनिया गांधी पर निर्भर करेगा कि ईडी के अधिकारी जो उनसे सवाल पूछेंगे उनके जवाब वो किस तरीके से देती हैं, क्योंकि कई सारे गंभीर सवाल हैं। अगर आप देखें, कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात का आरोप लगाती रही है कि यंग इंडिया जो गठन किया गया था वो नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है, और कोई भी प्रॉफिट जो भी अधिकारी है, जो पदाधिकारी हैं, वो प्रॉफिट नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जिस तरीके से यंग इंडिया को ट्रांसफ़र किएगी, और नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति है वो 800 से 2000 करोड़ के बीच में है, और उस संपत्तियों में कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही है, यानी कि जब उसका किराए का जो पैसा आता है वो सीधा सीधा यंग इंडिया के पास जाता है। तो यंग इंडिया उस किराए के पैसे का क्या करती है? और दूसरी, नॉन प्रॉफिटेबल अगर यंग इंडिया कंपनी है तो 12 साल में, 2010 में इसका गठन हुआ, 12 साल में कोई भी जनहित का कार्य नहीं किया गया। इसके पीछे क्या कारण थे? दूसरी, कलकत्ता की जो शेल कंपनी थी जिसके मार्फत 1 करोड़ का लोन
यंग इंडिया को मिला था, तो उस शेल कंपनी को गठन करने का उद्देश्य क्या था। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब सोनिया गांधी से ईडी के अधिकारी पूछेंगे। और निश्चित तौर पर पहले 2 सम्मनों में सोनिया गांधी व्यक्तिगत अपनी परेशानियों की वजह से नहीं आ पाई, लेकिन आज यहाँ पर पहुंची हैं। एहतियात के तौर पर एक डॉक्टर भी सोनिया गांधी के साथ है। पहले सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी साथ पहुंचे थे, लेकिन राहुल गांधी यहाँ से चले गए। प्रियंका गांधी अभी भी साथ हैं उनकी दवाई वगैरह देने के लिए। लेकिन हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि ईडी ने एक लंबी लिस्ट तैयार की है और सोनिया गांधी से उन सभी सवालों के जवाब ईडी की टीम मांगेगी। नीरज, बहुत ही संक्षेप में, राहुल गांधी से पूछताछ जब हो रही थी तो लंच ब्रेक हो रहा था, लंच ब्रेक में वो अस्पताल जाते थे अपनी मां सोनिया गांधी से मिलने। क्या सोनिया गांधी को भी लंच ब्रेक मिलेगा, और मिलेगा तो क्या वो वहां से कहीं बाहर जाएंगे, फिर आएंगी, या वहीं होंगी? देखिए, लंच ब्रेक बिल्कुल मिलेगा अगर सोनिया गांधी चाहेंगी तो। हालांकि प्रियंका गांधी उनके साथ हैं, डॉक्टर की टीम एक उनके साथ है। इसके साथ ही अगर उनकी तबीयत बिगड़ती है तब भी ईडी के अधिकारियों ने कहा है कि वो यहाँ से जा सकती हैं, जहाँ पर भी उनको अपना इलाज कराना है या जिसको भी दिखाना है। यही कारण है एक डॉक्टर उनके साथ आया है और हमें जो जानकारी है लंच उनके साथ ही है। लेकिन फिर भी अगर लंच ब्रेक के लिए सोनिया गांधी जाना चाहती हैं तो कुछ घंटे के लिए उनको लंच का ब्रेक दिया जा सकता है और उसके बाद फिर से दोबारा उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और दूसरी तरफ है, कांग्रेस जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही है देश भर में, उसको लेकर दिल्ली में कई जगह परेशानियां भी हुई हैं। जाम कई जगह लगा है और सुबह सुबह जो लोग दफ्तर जा रहे थे उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। तो ऋतु, ये भी एक फैक्ट है कि कांग्रेस पार्टी को देखना होगा कि वो अगर विरोध प्रदर्शन करती है तो कम से कम उसका खामियाजा आम लोगों को ना उठाना पड़े। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक की पूरी पूछताछ पर, ईडी की पूछताछ पर आपसे और अपडेट लेंगे। धन्यवाद अभी तक की जानकारी के लिए नीरज। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी के मामले में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं किया तो कांग्रेस इस तरह हंगामा क्यों खड़ा कर रही है। परिवार ने भ्रष्टाचार नहीं किया तो हंगामा क्यों? आखिरकार भारत के नागरिकों से अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया हो उससे पूछताछ करना जांच एजेंसियों का काम है। आखिरकार अगर गांधी परिवार के पास और कांग्रेस पार्टी के पास छिपाने के लिए कुछ ना हो तो हंगामा करने की जरूरत नहीं। तिलमिलाहट क्यों है, घबराहट क्यों है, छटपटाहट क्यों है? ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज सोनिया गांधी की ईडी के द्वारा पूछताछ होने वाली है और इसके जो कि इस समय चल रही है, इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह करने वाली है। ये सत्याग्रह नहीं, देश के कानून और देश की संस्थाओं के खिलाफ दुराग्रह है। सोनिया गांधी की ईडी के द्वारा पूछताछ होने वाली है, इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह नहीं, देश और देश के कानून और देश की संस्थाओं के खिलाफ दुराग्रह है। देश को हम यह बताना चाहते हैं कि मामला है क्या। सोनिया जी और राहुल गांधी इस मामले में एक्यूज्ड हैं, बेल पर हैं, जिसमें धोखाधड़ी 420 का भी आरोप है। और मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीजी न्यूज़। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। कावेरी रंग छायो खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो खुशी। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। नमस्ते बेटे। आंटी, आप ही को मिस कर रहे थे। अमित कहाँ रह गया बेटे? आता ही होगा। सॉरी छोड़ो, गिफ्ट का है? लाया ना, एक बर्थडे गिफ्ट में कई बर्थडे गिफ्ट्स। वो कैसे? LIC की धनरेखा पॉलिसी, गारंटीड बेनिफिट्स, मनी बैक, मैच्योरिटी पे फुल पे आउट और सिर्फ हाफ टर्म तक का प्रीमियम पेमेंट। अब फिर पत्नी जी इसके साथ जो चाहे करे, ज्वेलरी शॉपिंग, हाउस रेनोवेशन, हॉलिडे। और उसके लिए तो टाइम पे आओगे ना? गारंटी। LIC धनरेखा, खुशियों का तोहफा। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. ISI। मम्मा,
ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन राज्यसभा की कार्रवाई फिर बाधित हुई। सदन की कार्रवाई शुरू होने के कुछ मिनट बाद कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा नारेबाजी के बाद राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि 12 बजे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई और कुछ देर कामकाज के बाद फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन लोकसभा की कार्रवाई फिर बाधित हुई। सदन में विपक्ष ने हंगामे के मुद्दे और सोनिया गांधी की ईडी में पेशी के मामले पर हंगामा किया, जिस कारण सदन की कार्रवाई को 11:30 बजे तक के लिए स्थगित करा गया था। 11:30 बजे जब दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो आज कुछ देर सदन में कामकाज हुआ, लेकिन फिर कार्रवाई 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ इस सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि देश ही नहीं, मित्र देशों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वालों पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कार्रवाई की है। इसके तहत 94 यूट्यूब चैनल और 19 सोशल मीडिया को भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के कारण बंद कराया गया है। 547 URL को ब्लॉक कराया गया है। इंटरनेट पर फेक न्यूज चलाई जाती है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। सर, ये मेटी के जो रूल हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है सर, उसके सेक्शन 69A के अनुसार सर भारत की अखंडता और प्रभुता को ध्यान में रखते हुए और सर जो डिफेंस, जो भारत की रक्षा सुरक्षा की हम बात करते हैं, उसको देखते हुए सर निर्णय समय समय पर किए जाते हैं। और हाल ही में 2021-22 में भी भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सर कोई संकोच नहीं किया है ऐसे यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सर ऐसे लगभग 69 हमने चैनल्स को, 94 यूट्यूब चैनल्स को और 19 सोशल मीडिया अकाउंट्स को सर बंद करने का काम किया है। और 747 URLs जो है, जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हैं, इनको बंद करने का काम भी सर जो देश के खिलाफ काम करते थे उसके खिलाफ करने का काम इस सरकार ने किया। और बात श्रीलंका की रानिल विक्रमसिंघे ने आज श्रीलंका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। संसद भवन परिसर में रानिल विक्रमसिंघे को 8वें कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। रानिल विक्रमसिंघे को देश के प्रधान न्यायाधीश जयंत जयसूर्या ने राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाई। कल संसद में हुए राष्ट्रपति के लिए चुनाव में रानिल विक्रमसिंघे को 134 सांसदों का समर्थन मिला था। वहीं श्रीलंका पोदुजन पेरामुना पार्टी के दुलास अलापेरुमा को 82 वोट मिले और नेशनल पीपल्स पावर के नेता अनुरा कुमारा दिसानायके को सिर्फ 3 वोट मिले थे। श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक संकट से निपटना है। लोगों का कहना है कि आम आदमी महंगाई, खाने की बढ़ती कीमतों और पेट्रोल, डीजल और गैस के मूल्यों में बढ़ोतरी से परेशान है। ऐसे में श्रीलंका के हालात को दुरुस्त करना रानिल विक्रमसिंघे की वरीयता होनी चाहिए। अब जबकि रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति की शपथ ले ली है, वो जानते हैं कि आगे की राह उनके लिए आसान नहीं होगी। उनकी सबसे पहली वरीयता होगी देश के आर्थिक हालात सुधारने की। उसके लिए उनको IMF के साथ नेगोशिएशंस और बेल आउट पैकेज जल्द मुकम्मल करना होगा। दूसरा, देश में तेल की किल्लत, खाने की किल्लत और खाने की कीमतों पर लगाम लगानी होगी। What are the issues that people are facing and what do you want Ranil to do first? The basic thing is the fuel. When we get the fuel properly, we will get all things are
gone up because food prices are gone up because of the transport is depend on the fuel. Do you think are the issues that Ranil Wickremesinghe, now that he's become president, should act first on? Yeah, the people's aspirations and the people need the things like goods and fuel. Everything should be provided. Right? That is the first and foremost thing Ranil's government should do. That is the first thing. What are the problems a common man is facing? If we keep the politics out, what is the problem that the common man is facing? Yeah, you see there how many people are waiting for fuel. How many people are waiting for dal and everything, rice and everything, the price hike, and we are every day we are giving more money to buy those things, right? And the 56% inflation is totally wrong. The more than 4 times higher the commodities. So we need a solution to rectify the economy as well. So they should do those things fast. Elected president, what should he do first? What do the people want? Actually, the prices of the food and the food is gone really high, like it's almost been double. So people need these essential foods to prices need to go down, and the cooking gas is not everywhere. It's very difficult to find. So cooking gas and cutting the electricity, these things need to stop. Then people will be at least happy for some time. रनिल विक्रमसिंघे के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब ये है कि आर्थिक हालात को जल्द सुधारना। लोगों का कहना है कि उनकी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाली कठिनाइयाँ ख़त्म हों, तेल के लिए ये लंबी कतारें ख़त्म हो, खाने की कीमतें नीचे आएँ, खाना उपलब्ध हो, वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएँ, कारोबार उनका चल पाए। और रनिल विक्रमसिंघे को अगर आवाम को से स्वीकारता चाहिए तो उनको इस पर खरा उतरना पड़ेगा, वो भी जल्द। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज़, कोलंबो। और अमृतपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलंबो से। अमृत, रानिल के राष्ट्रपति बनने के बाद भी जो ऐसी खबरें आ रही हैं कि विरोध प्रदर्शन अभी भी श्रीलंका में जारी हैं, संकट तमाम चुनौतियां आपने गिना दी हैं, लेकिन 6 बार बतौर प्रधानमंत्री भी रानिल विक्रमसिंघे पद पे रह चुके हैं। ऐसे में रानिल विक्रमसिंघे के वो कौन से पक्ष हैं जो उन्हें इन चुनौतियों का हल जल्दी ढूंढने की तरफ प्रेरित कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं? ऋतु, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो काफ़ी सीजन पॉलिटिशियन है, काफ़ी देर से सियासत में हैं श्रीलंका की, यहाँ की सियासत अच्छे से जानते हैं और लॉयर थे, वकील थे, भारत के भी काफ़ी क्लोज माने जाते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद है, इन्होंने विक्रमसिंघे ने जब ये पिछली बार प्रधानमंत्री थे तो अपील की थी कोविड के दौरान कि एम्बुलेंसेस भेजें, तो एम्बुलेंसेस कोविड के दौरान भेजी गई थी। तो इनके जो ताल्लुकात हैं दूसरे देशों के साथ वो अच्छे हैं, पर प्रॉब्लम इनकी ये है सबसे ज़्यादा कि एक तो जैसे मैंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तुरंत स्थिति को सुधारना, दूसरा अपनी पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस लाना, क्योंकि इनको राजपक्सा का रेजिम का कंटिन्यूशन देखा जा रहा है, होल्ड ओवर देखा जा रहा है। तो वो चेंज होने में वक्त लगेगा और वो चेंज तभी हो पाएगा अगर लोगों की ज़िंदगी आसान होती है, उनकी मुश्किलात कम होती है। तो इनको उस पर काम करना पड़ेगा। एक तो पॉलिटिकली अपनी लॉस्ट ग्राउंड को रिक्लेम करना होगा, दूसरा IMF के साथ नेगोशिएशंस, इंटरनेशनल जो डोनर्स हैं या बाकी देश हैं, भारत के साथ इन्वेस्टमेंट्स लानी होंगी, असिस्टेंस सीख करनी होगी। रशिया के साथ इनकी बातचीत तेल को लेकर चल रही है, शायद फिर लोगों का गुस्सा ठंडा हो, पर अभी प्रोटेस्टर्स हैं सड़कों पे, उस तादाद में नहीं है जो हमने 9 जुलाई को देखा था, जिसकी वजह से फिर बाद में गोटाबाया राजपक्सा को 13 तारीख को देश छोड़ के भागना पड़ा था। वैसा नहीं है, पर नाराज़गी है, पर अपेक्षा भी है। अगर अपेक्षा पे खरे उतर जाते हैं, और दिनों हफ्तों में होना पड़ेगा, ये बहुत मुश्किल ये टास्क है इनके लिए, पर अगर कर पाते हैं तो फिर ये सरकार की थोड़ी स्थिरता होगी, वरना
आगे क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता। आगे मतलब प्रोटेस्ट क्या तेज हो सकती हैं, उसकी संभावना बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। जी बिल्कुल अमृत, आपने कहा कि अब जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे, उसकी तादाद कम है, तो हम ये माने कि लगातार जो बात हो रही थी कि राजनीतिक अस्थिरता जो है, स्थिरता नहीं है, लेकिन फिर भी एक शुरुआत के तौर पर यह माना जा सकता है संकेत जनता में ठीक गया है। जी आप ठीक कह रही हैं कि स्थिरता नहीं है, स्थिरता लाने की राह पर पहला कदम है। क्योंकि पार्लियामेंट ने इलेक्ट किया है, पार्लियामेंट वैसे ही डिस्क्रेडिटेड है कि राजपक्षाओं की जो पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है SLPP, उनके एमपीओ ने इनको वोट किया है। ठीक है, 134 हैं इनके पास, जो 113 हाफवे मार्क है, तो एक लेवल पे रिजाउंडिंग विक्ट्री है। पर SLPP खुद अगर चुनाव, यहाँ का राष्ट्रपति लोग चुनते हैं, अगर खुद ये चले जाते चुनाव में, मैं बताऊँ कल की अगर आप देखें, रनिल नंबर 1, डलास आलाफेरुमा नंबर 2 और फिर वो तीसरे नंबर पे अनुराधा सनाया है। अगर ऋतु लोगों के साथ इलेक्शन होती तो ये उल्टा होता, तो ये पूरा ऑर्डर ही रिवर्स होता। तो ये हाल है। पर अब ये है कि स्टेबिलिटी की तरफ तब आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या सड़कों पे स्टेबिलिटी, एक लेवल पे लोगों में एक्सेप्टेंस, अगर ये उनकी रोज़मर्रा की मुश्किलें हल करने के लिए कुछ कदम उठाएं और वो कदम एक्चुअली स्ट्रीट पे रिफ्लेक्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल अमृत, उन तमाम चुनौतियों का समाधान अगर किसी तरह ढूंढा जा सके, उस पर अब सारी निर्भर करती है श्रीलंका की राजनीतिक स्थिरता भी। बहुत बहुत शुक्रिया कोलंबो से अमृत इस पूरी जानकारी के लिए। और श्रीलंका इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश के ऊपर भारी कर्ज का बोझ भी है। श्रीलंका के लोग रोजगार की तलाश में दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। अब तक 1.5 लाख से अधिक लोगों ने देश छोड़ दिया है। बड़ी संख्या में श्रीलंकाई अपने पासपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्रीलंका से नौकरी के लिए सबसे ज्यादा लोग खाड़ी देशों का रुख करते हैं। श्रीलंका ब्यूरो ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन के डेटा के अनुसार श्रीलंका में जनवरी से अब तक 39,000 से ज्यादा लोग कुवैत जा चुके हैं। वहीं कतर जाने वालों की संख्या 36,000 से ज्यादा है। एक और खाड़ी देश सऊदी अरब जाने वालों की संख्या 26,000 से ज्यादा है। दक्षिण कोरिया के लिए 3,200 तो जापान के लिए लगभग 2,500 श्रीलंकाई नौकरियों के लिए रवाना हुए हैं। आर्थिक संकट के बीच रानिल विक्रमसिंघे ने आज श्रीलंका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली, लेकिन देश के लोग अभी भी नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देश में बड़ी संख्या में श्रीलंकाई कोलंबो में पासपोर्ट कार्यालय में नौकरी के लिए विदेश जाने के लिए अपना नया पासपोर्ट प्राप्त करते देखे जा रहे हैं। पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए आए लोगों ने कहा कि देश में नौकरी के अच्छे अवसर नहीं होने के कारण वो दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। पासपोर्ट बनाने के श्रीलंका में आज पूरा शहर में, इंडिया में, सऊदी में, कुवैत में, मलेशिया में ये काम करके आएगा। ये श्रीलंका में पैसा नहीं है, अक्ल नहीं है, पूरा मुश्किल है। और आज तो सुबह से मैं आया था, सुबह को शाम तक कभी नहीं मिला था। अभी बोल रहा है 5 बजे देगा, लेकिन वो श्योर नहीं है। कल तक हम रात में इधर रहना पड़ेगा। हम लोग को घर दूर है, 300-400 किलोमीटर का बाद में हम लोग को है। पहले अदर काम किया था, अभी मेरा पासपोर्ट ख़त्म हो गया, अभी रिन्यू करने के लिए आया, लेकिन अभी आज नहीं मिला था। कल तक हम नहीं रुक सकता ना, अब घर इधर नहीं ना। फिर डेट अगस्त को 3 तारीख को मिला था, 3 तारीख को आएगा तो मिल जाएगा। बाहर जाने के लिए अपना कंट्री अच्छा नहीं है, सरकार अच्छा नहीं है, इसीलिए तो बाहर जा रहा है। इधर रह से नहीं सकता ना, इधर कुछ भी नहीं, डीजल नहीं, पेट्रोल नहीं, गैस नहीं, कुछ भी नहीं है, पैसा कमाई नहीं, काम नहीं है ना। और मिड डे प्राइम में आगे बढ़ने से पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए डीडी न्यूज। बाढ़ ने मचाई तबाही, गांव में तहस नहस। पहल करो, शुरुआत करो, जब करो तो पक्की बात करो। जब पैर तले से दिन गुजरे, सर के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात, तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो, खुशियों। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना, तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के।
सच? हाँ 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। डाइटिंग व डाइट रिस्ट्रिक्शन के कारण आप कुपोषण के शिकार हो जाते, इसलिए हमने तैयार किया है न्यूट्रिला डायबिटिक केयर मैन सुपर फूड, वुमन सुपर फूड। इससे मिलेगा आपको संतुलित पोषण। This world is one of a kind. A world where life thrives, vibrant and enchanting, where there is so much to explore and discover. We have inherited this world to nurture, cherish, and care for life, its myriad manifestations, and everything that comes along. In our journey towards exploring the realm of possibilities, expanding our horizons, we must care to give back, replenish what we have taken. Energy transforms. So must we. To live in harmony with the force of life. The time has come for us to take a stand and find better ways for a better tomorrow. The difficult is possible. The impossible, just a little difficult. We at SECI have already taken a pledge to find different ways to harness the power of nature. We innovate technologies that are bringing about a new revolution. Our goal is to initiate a movement that benefits the nation and the world. Invigorate our partners, our stakeholders, to give our future generations a chance to embrace a renewed future. SECI. सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड उपलब्ध न होने पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि ये चिंता की बात है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बावजूद लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। केंद्र और राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि देश का कोई नागरिक भूख से ना मरे। सभी प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है ताकि वो केंद्र और राज्यों की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठा सकें। उन्हें सब्सिडी पर खाद्यान्न उपलब्ध हो, इसके लिए उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएं। सरकार ये कैसे सुनिश्चित करेगी, इस पर कोर्ट ने जवाब मांगा है। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे IME गाजियाबाद, 27 years of excellence in higher education.